अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये क्यों कहा बस बहुत हो गया, अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए, और फिर उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम दिया, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर व्यूअर्स, 8 फरवरी के बाद का पाकिस्तान कैसा होगा, अगवा फैंटी वफादारियां तब्दील की गई, क्या पाकिस्तान बदल जाएगा या फिर हम आज भी पाकिस्तान की सियासत को मुल्क के लिए नहीं बल्कि कुछ खानदानों के लिए देख रहे हैं, इसका जायजा लेंगे। क्योंकि हलकों से जो हमने सर्वेस करवाए, इनकी रोशनी में पाकिस्तान की आवाम क्या कह रही है, 8 फरवरी से पहले का पाकिस्तान और 8 फरवरी के बाद का पाकिस्तान कहां पर स्टैंड करता है। व्यूअर्स, आपको यह भी बता दें कि इन हालात में नून लीग ने अपनी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है 51 पंक्चर्स के साथ। क्या ये गाड़ी नून लीग की अपनी मंजिल तक पहुंच सकेगी और ये 51 पंक्चर्स जो है वो किस तरह लगे। और फिर व्यूअर्स, सबसे अहम खबर, आजम लीक्स और वो बयान जिसने इमरान खान को साइफर केस के अंदर मुकम्मल जो है वो क्लीन चिट दिलवा दी है। इसीलिए इमरान खान ने कहा था कि कुरान पर हल्फ उठाओ और फिर अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाओ। और दूसरी तरफ जो 161 और 164 का बयान जो करवाया गया मजिस्ट्रेट के सामने, इसके हवाले से भी आजम लीग्स के अंदर क्या बातें हैं, मैं इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर अब साइफर केस कहां जाकर रुकेगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, आपको मालूम है, और वो जो भी बातें करते हैं ना, वो एक अक्स होता है इमरान खान का। और अगर मैं ये कहूं कि ये इंटरव्यू अगर इमरान खान दे रहे होते तो क्या वो भी इससे हटकर बातें करते? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो हैं, उनकी इमरान खान के साथ जो एक कुर्बत है। और फिर आपको ये भी मालूम होगा कि बैरिस्टर गौहर की जो नॉमिनेशन थी, यानी उन्हें जिसका नामजद किया गया, वो खान साहब की तरफ से किया गया था कि इन हालात में बेहतरीन ऑप्शन बैरिस्टर गौहर साहब है। अब उन्होंने अमरीकी टेलीविजन को एक इंटरव्यू दिया, वॉइस ऑफ अमरीका को, और उसमें वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जी कि इंतखाबी अमल के आगाज के बावजूद जमात के खिलाफ रियासती इंतकामी कार्रवाइयों में कोई नरमी दिखाई नहीं दे रही। आपने अभी तक देखा कि डिजिटल जलसों के अलावा क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी जलसे की इजाज़त दी गई? नहीं दी गई। और इन जलसों में इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही? इसलिए कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मैदान में आ गए तो पाकिस्तान की आवाम कहां पर खड़ी है, ये पूरी कौम को मालूम है कि उन्होंने किस तरफ जाना है। ये कुछ ताकतों को भी मालूम है, इसलिए इजाज़त नहीं दी जाती। पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो या केपी हो, वहां पर लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अब तक जो है ना वो क्या कुछ होता रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हैं जी अरसलान खालिद, और ये जितनी भी कंप्यूटर का और आईटी का जितना भी काम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और फिर फोकल पर्सन थे इमरान खान साहब के, इन्होंने 9-0 के करीब ना एक इंतखाबी कैंप लगाया। लेकिन इधर कैंप लगता है और उधर से हमलावर जो हैं वो आकर हमला कर देते हैं, और इस हमले के नतीजे में अरसलान खालिद का सर भी फट गया। कैंप गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। फिर ये भी बताया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान के मुताबिक कि MQM पाकिस्तान के कारकुनों ने उनके कैंप पर ये हमला किया था। फिर व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें, जो रिपोर्ट हुआ है अब इंटरनेशनल मीडिया पर, यानी अमरीकी टेलीविजन चैनल के ऊपर, साबिक मिनिस्टर ख्याल कास्त्रो PP 118 के नामजद करदा उम्मीदवार हैं, और उन्हें सुबह अदालत जमानत के लिए वो जब गए तो वहाँ पर नामालूम अफराद ने उन्हें अगवा कर लिया। आपको याद होगा कि इसके फौरी बाद ना एक उनका वीडियो पैगाम भी जारी हुआ कि मैं गया अपनी ज़मानत के लिए, तो वहाँ पर मुझे कुछ लोगों ने, जिन्होंने अपने चेहरों पर नकाब पहने हुए थे, मुझे उठाया, गाड़ी में बैठाया। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप कौन लोग हैं? तो उन्होंने कहा कि जनाब, आपने ज़मानत क्योंकि आपकी नहीं है और आपके ऊपर मुकदमात हैं, तो लिहाजा हम आपको लेकर जा रहे हैं। जब मैंने उनको बताया कि जनाब मेरी ज़मानत हो चुकी है, तो फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अब आपको पता चल गया होगा कि ये कौन करवा रहा है और किस तरह लोगों को उठाया गया, और क्या मामलात अब इंटरनेशनल मीडिया पर आप रोक सकते हैं रिपोर्ट होने से? नहीं रोक सकते। फिर व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी से नामजद उम्मीदवार PP 17 राजा राशिद हफीज़ का इलेक्शन ऑफिस खुलते ही पंजाब पुलिस ने वहाँ पर धावा बोला है और उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। क्योंकि ये ना सबसे आसान तरीका होता है, अगर आपने किसी को मारना हो, किसी पर हमला करना हो, तो आप ये बात कह दें कि जब आप देखें ये 9 मई के वाक़यात में आप मुलव्विस थे और 9 मई के वाक़यात
की रोशनी में हम आपके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं और सबसे आसान हल है। और दूसरी तरफ अदालतों ने और कानून ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है और वो फैसला और फिर वो जो हमले होते हैं इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इन हालात में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कैंपेन करने की इजाज़त है? इलेक्शन कमीशन एक खामोश तमाशाई बना हुआ। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब बिलावल के दफ्तर पर हमला हुआ तो इन्होंने एक नोटिस तो ज़रूर लिया, लेकिन क्या अरसलान खालिद पर जो हमला हुआ इसका नोटिस लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। जिन लोगों को उठाया जाता है उनका नोटिस लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। मैंने ना 2-3 दिन पहले मुझसे तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने रब्ता किया और उन्होंने कहा कि देखें, जो डिजिटली जो लोग जलसों में तकरीरें कर रहे हैं या फिर जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ आना चाहिए, हमें रियासत पर और रियासती इदारों पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पे इन हालात के अंदर जब इमरान खान जेल के अंदर हैं, बाहर क़यादत मौजूद नहीं है और इस चीज़ को बुनियाद बनाकर इमरान खान के ऊपर मज़ीद सख्ती जो है वो कर दी जाती है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर को सोचने की बात है कि इन हालात में जब इमरान खान खुद, अब तो बहुत सारे इंकशाफात भी हो रहे हैं कि हमने कोशिश की, पिछले 19 माह से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे से कोई बात करे, खान साहब की अपने अल्फाज हैं, तो किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। जब खान साहब खुद बात करना चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि वोटर सपोर्टर को भी उसी रास्ते पर चलना चाहिए और रियासत पर तनकीद आइन और कानून के मुताबिक रहकर की जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब आप एक कैंपेन और मुहिम जो ही शुरू कर देते हैं तो फिर उसका नतीजा इमरान खान के केसेस की शक्ल में निकलता है। खान साहब ने, खैर उन्हें खुद भी इस चीज़ का एहसास शायद अब हो गया होगा और हक और सच की बात करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। आपने एक आर्टिकल लिखा और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने उसका बदला ले लिया, बल्कि ये कहा जाए कि आपसे ये बदला लिया गया, तो हालात की नज़ाकत बहुत ही अहमियत की हामिल है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इमरान खान ने उस आर्टिकल के ज़रिए ना पूरी कौम को ये बता दिया, दुनिया को ये बता दिया कि यार मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने वाला नहीं हूं और मैं आज भी अपनी उसी बात पर कायम हूं कि आप जिस साहब को खुश करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं ना, वो शायद खुश तो हो जाए, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को आप कैसे खुश करेंगे, क्योंकि वापस आपने फिर पाकिस्तान की आवाम की अदालत में जाना है। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि बैरिस्टर गौहर साहब ने इस इंटरव्यू में ये भी कहा कि इमरान खान ने सिर्फ और सिर्फ बल्ले को बचाने की खातिर चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा दिया, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने हमारे से ये बल्ला छीन लिया। हो सकता था ना कि खान साहब कहते कि मैं नहीं हटूंगा चेयरमैनशिप से, अब तुम नहीं जाओ, जो कुछ करना है कर लो। और फिर सबसे जो अहम बात ये थी कि आपको नाअहल तो किया गया, लेकिन कहीं पर भी कोई ऑर्डर जारी नहीं किया गया किसी अदालत का कि आप अपना ये ओहदा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। ये जितने भी स्टेप्स थे वो इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान ने उठाए। आपको याद होगा कि जब पनामा का फैसला हुआ तो उस वक्त कहा गया था कि ये पार्टी ओहदा नहीं रख सकते, फिर इसके साथ साथ जो पार्टी की सदारत है इससे भी वो फारिग होंगे, फिर इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं रहे, नाअहल हो गए। तो ये बातें उसमें और इन हालात में फ़र्क है। और फिर एक सबसे अहम नुकता जो मैं पिछले कई दिनों से चीख कर कह रहा हूँ कि यार वो जो तहरीरी फैसला है, काजी साहब लिखते क्यों नहीं हैं। आज बैरिस्टर गौहर अली साहब ने भी ये कहा कि हमें कहा गया कि आप जाकर इलेक्शन करवाएं ताकि किसी को कोई बहाना ना मिले, लेकिन फिर हमें कैसे केस से हरवा दिया गया, यानी केस हरवाया गया और इसका जिक्र जो है उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में भी किया। अब ये बात सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया तक महदूद नहीं रही, इस इंटरव्यू की गूंज पूरी दुनिया में चली गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले पर नज़रसानी करेगी या नहीं करेगी? देखें जी, आर्टिकल 188 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ना 30 दिन का वक्त है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो आज भी फैसला जारी नहीं कर रहा। मैं देख रहा था कि उन्होंने एक रिपोर्ट जारी कर दी अपनी कारकर्दगी की, काश उसमें उस कारकर्दगी के अंदर ये भी लिख देते कि तहरीक इंसाफ का बल्ला हमने छीना, और फिर इस रिपोर्ट में ये भी लिख देते कि इमरान खान ने हमसे लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी, लेकिन देखें हमारी कारकर्दगी कितनी अच्छी रही कि हमने पूरी की पूरी प्लेइंग फील्ड गायब कर दी। फिर इस रिपोर्ट में ये भी लिखते हैं कि एक चिट्ठी आई हुई है भाई, जिसमें इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मेरी दरख्वास्त पर आप एक नज़र डालें और मेरी सज़ा को मुअत्तल करें। मैं पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात का लीडर हूँ, पीटीआई इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ी जमात है, लेकिन आप उसे इस मैदान में नहीं जाने दे रहे। अगर मुझ पर नाअहली की तलवार जिस तरह से आपने लटकाई हुई है और जिस तरह से मुझे नाअहल किया, सज़ा को मुअत्तल नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान की आवाम के साथ जुल्म होगा। फैसलों में लिखा गया, अतर मिल्ला साहब ने अपने फैसले में लिखा कि किसी भी जमात के एक इंतहाई अहम लीडर को
और जो सबसे मकबूल जमात हो उसे इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ उसके साथ ज्यादती नहीं है बल्कि ये पूरी पाकिस्तान की आवाम और उस वोटर और सपोर्टर के साथ ज्यादती है जो उस लीडर के पीछे चलते हैं। ये अल्फाज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के थे। फिर ये भी रिपोर्ट में लिखते हैं कि हमने पाकिस्तान की आवाम के साथ जुल्म किया, ये हमारी कारकर्दगी है और हमें इसके ऊपर फख्र है। व्यूअर्स, ये भी इंतहाई अहम नुक्ता है कि जब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का एक जज जो है वो किसी के बारे में ये लिखता है तो फिर काजी साहब जो हैं उसके हवाले से क्या फैसले दे रहे हैं और एक कंपैरिजन करें। और उन्होंने कहा कि जाओ जाकर जो कुछ करना है करो, हम अगर तुम्हें हमारा फैसला मंजूर नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। और व्यूअर्स, ये जो आर्टिकल 188 की जो बात है ना, ये भी हुस्न कारकर्दगी में लिखना चाहिए कि 30 दिन का वक्त खत्म होने को है और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान उस फैसले को जारी नहीं कर रहा। यही लाहौर हाई कोर्ट में हो रहा है और यहां पर भी यही हो रहा है। अगर फैसला आएगा तो फिर पिटीशन को 3 की बजाय 5 जजेस साहिबान जो है उन्हें सुनना चाहिए था। ये भी नुक्ता उठाया गया और ये बात हम पहले से कर रहे हैं कि ये जानबूझकर फैसले नहीं दिए जाते, इसलिए कि जनाब अगर फैसला दे दिया तो फिर इमरान खान को इंतखाबात से जिसका हमने आउट किया तो वो किस तरह इन हो जाएगा और हमने किसी ना किसी तरह रोकना है। जाहिर तो यही नज़र आ रहा है ना कि आप फैसला वक्त पर नहीं कर रहे, आप तहरीरी फैसला जारी नहीं करते जिसे नज़रसानी बेंच के सामने रखा जा सके। और जब नज़रसानी फैसला आएगा, नज़रसानी दरख्वास्त जाएगी, उसके ऊपर बेंच बनता है नहीं बनता, 1 साल बाद बनाते हैं, 6 महीने बाद बनाते हैं, उस वक्त तो हुकूमत बन चुकी होगी। तो ये कितना बड़ा जुल्म है पाकिस्तान की आवाम के साथ और इसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान की अदालतें। अब चेयरमैन PTI ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक पैगाम जारी किया। वो ये कहते हैं कि अब सीज़ फायर हो जाना चाहिए और मुस्तकबिल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। और यही बात मुझे PTI के, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि कुछ लोगों ने कही कि हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो आज भी अपनी रविश से बाज नहीं आ रहे और उन्होंने वही रवैया अपनाया हुआ है, यानी वो बाहर बैठकर पाकिस्तान के हलकों पर, जो मुक्तदर हलके हैं, जो ताकतवर हलके हैं, उसके ऊपर तनकीद करते हैं। तनकीद आप करें, अब जब आप जमहूरियत की बात करेंगे आप ज़रूर करें, जो आइन और कानून ने आपको हक दिया, लेकिन PTI के अंदर से अभी आवाज़ उठ रही है कि इसका नुकसान जो है पूरी जमात का हुआ और कहाँ हम खड़े हैं ये उन लोगों को खूब जो है वो सोचना चाहिए जो PTI के नहीं हैं। PTI की जमात के अंदर इस वक्त जो है वो एक ऐसा किरदार अदा कर रहे हैं जिससे जमात को नुकसान हो रहा है। बहुत सारे कंसर्न हैं जी लोगों को इस जमात के अंदर भी, और आज जो बैरिस्टर गौहर ने बात की है यकीनन ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। मुक्तदर हलकों को अदराक होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ये भी कहते हैं कि बस अब बहुत हो गया, मुक्तदर हलके हमें ऐसी जगह ना ले जाएं जहां से वापसी मुमकिन ना हो। अगर सरकार, अदलिया और इलेक्शन कमीशन आसानी पैदा करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और फिर ये जो उनसे सवाल हुआ कि क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का कोई पैगाम आपको पहुंचा या आपने कोई पैगाम भेजा, तो बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि ना ही मेरे पास कोई मैंडेट है और ना ही मैं बात करता हूं और ना ही मेरे पास कोई अप्रोच है। इमरान खान की तरफ से जो बयान आया उसमें वो कह रहे हैं कि साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए हम सब के साथ बात करने को तैयार हैं। व्यूअर्स, जो बात खान साहब ने जो फ़ौज के साथ झगड़े वाला मामला है ना, ये एक जो तासुर है इसको ज़ाहिल करने की कोशिश की गई है बैरिस्टर गौहर की तरफ से, और एक गलतफहमी जो है अब वो कहते हैं कि दूर होनी चाहिए और इसके लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं। बाकी लोगों को भी ये चाहिए ना, खान साहब तो कर रहे हैं और वो पिछले काफ़ी महीनों से कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर एक और, क्योंकि इसका नुकसान ना पाकिस्तान को हो रहा है, आप नुकसान की जो शिद्दत है और जिस स्केल के ऊपर ये नुकसान हुआ अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान की एक ऐसा वोट बैंक जो इलेक्शन से आउट हो गया और उस जमात को और उसके जमात के सपोर्टर्स को मौका नहीं मिल रहा, तो वो जमहूरी अमल के अंदर अपनी राय अगर दे नहीं सकते, अपने लोगों को खड़ा कर नहीं सकते, और वो अक्सरियत पाकिस्तान के दीगर जो जमातों के साथ जो सपोर्ट है उससे ज़्यादा है, और वो ग्रो जो डेमोक्रेसी के अंदर, यानी नंबर्स की बात होती है ना, और जो नंबर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि वो ज़्यादा हैं और वो ये समझते हैं कि कौन सी जमात पाकिस्तान को बेहतर समत में लेके जा सकती है, आपने उनको आउट कर दिया। तो नुकसान किसका हुआ? उन लोगों का फ़ायदा हो गया जिनकी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर से कम है। और फिर जो मैं बात अक्सर कहता होता हूँ ना कि जमहूरियत के अंदर वोट को आप मस्ट करें, ताकि पाकिस्तान में अगर 12 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं तो 12 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स को अपना हक रायदही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जमहूरियत के अंदर खुदा के लिए गिनती तो ठीक कर लो। मेरा हमेशा से ये जो एक मौक़िफ़ रहा,
तो अब उस गिनती में से भी डंडी ये मारी गई कि जो जमात सबसे ज़्यादा नंबर्स लेकर मैदान में उतरी थी, आपने उसको आउट कर दिया। तो अब पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो पॉपुलर डेमोक्रेसी नहीं होगी, बल्कि वो चंद अफराद की और चंद ग्रोह की डेमोक्रेसी होगी। कुछ लोग, ग्रुप्स जो हैं, वो पाकिस्तान की पूरी 26 करोड़ आवाम को कंट्रोल करेंगे। एक बड़ा चंक आउट हो गया और एक छोटा सा चंक जो है वो अब पाकिस्तान की तकदीर के फैसला करेगा। तो क्या आपको बीइंग अ सिटीजन और डेमोक्रेटिक कंट्री क्या ये कबूल है? इसी हवाले से मैं ये कहता हूँ कि हालात को, तहरीक इंसाफ को ठीक करना चाहिए। सियासी मैदान में सियासत करनी चाहिए। और इसके ऊपर फिर बैरिस्टर गौहर ने भी एक बात की कि इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई इरादा नहीं कि वो सोलो फ्लाइट लेगी, बल्कि हमारी कोशिश यही है कि सबके साथ मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें। अब इसके ऊपर ना जवाब ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि इत्तेहाद का क्या मामला है। अच्छा, अब वो इत्तेहाद के हवाले से ये कहते हैं कि इंतखाबात में किसी के साथ इत्तेहाद किए बगैर आगे बढ़ेंगे। इमरान खान किसी सूरत माइनस नहीं हो सकते। इमरान खान चेयरमैन थे, चेयरमैन हैं और हमेशा वो चेयरमैन रहेंगे। अब 9 मई के हवाले से भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं कि 9 मई वाक़े पर जो लोग गिरफ्तार हैं उनका उनकी आम माफ़ी नहीं चाहता। अगर सज़ा देनी भी है तो हमारे खदशात को मद्देनज़र रखा जाए। माइनस इमरान खान किसी सूरत मुमकिन नहीं है। अब ये 9 मई की जो बात है ना, अगर सबूत मौजूद हैं तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जो लॉ ऑफ द लैंड जिस बात की इजाज़त देता है कि ये लोग मुलव्विस थे, इन्होंने प्लानिंग की, इन्होंने हमला किया, इस बात के ऊपर बैरिस्टर गौहर जो हैं वो समझते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। अच्छा व्यूअर्स, अब कुछ सवालात हैं और मैं 8 फरवरी के बाद का पाकिस्तान और मंजरनामा हमारे सामने इस वक्त क्या है। अच्छा जी, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंतखाबी मुहिम की अगर हम बात करें ना, जो हलकों से हमारे सर्वेज आ रहे हैं वो प्रोग्राम्स तैयार हो रहे हैं। इंशाल्लाह कल से यानी मंडे से हम उनको दोपहर 12 और 1 के दरमियान जो है वो अपलोड कर देंगे। इस पर लोगों की क्या राय है? और सबसे जो अहम नुक्ता ये है कि जो लोगों ने हमारे से बात भी की वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अपने उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से चला रहे हैं और पीटीआई के सोशल मीडिया सपोर्टर्स अपने उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानात के लिए पब्लिसिटी कर रहे हैं। आपने रोका, मीम शुरू हो गए, आपने गंदे मंदे निशानात दिए, लोगों ने उसमें से भी मज़ा निकाल कर उसको आम कर दिया। क्योंकि जिस चीज़ के साथ ना मज़ा जुड़ जाता है तो फिर आप उसे रोक नहीं सकते, वो वायरल हो जाती है। अब बैंगन का भरता तो नहीं बन सका, लेकिन बैंगन ने आपके लिए जो है वो एक मुश्किल खड़ी कर दी है। जो प्लानिंग थी उसका भरता जो है वो ज़रूर बन गया। अब व्यूअर्स, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो इलेक्शन के बाद का अगर आप मंजरनामा देखें ना, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कामयाब उम्मीदवार उनको तोड़ा जा सके। अच्छा, लोग ना ये बात क्यों कर रहे हैं? मेरा जो इस पूरी सिचुएशन के हवाले से तज़िया थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन जब हम ग्राउंड में गए और हमें लोगों से बात की तो वो ये कहते हैं कि जो उम्मीदवार हमारे हलके से जीतेगा और हम उसे इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी बुनियाद पर वोट डाल रहे हैं, तो वो वोट बैंक उसका नहीं है, वो इमरान खान की इमानत है। और अगर इमरान खान को ही आप दगा देकर अपनी वफादारियां तब्दील कर लें तो फिर इसके ऊपर 2 चीज़ें। मुझे हैरानगी हुई, लोगों को इतना इल्म है और लोग खुद से ये बात कर रहे थे कि जनाब एक तो पार्टी की एफिलिएशन को देखना होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले मौजूद हैं। और मैं हैरान हो गया लोगों की बात सुनकर कि लोग इतनी आगाही रखते हैं कि आप अपनी पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन व्यूअर्स, इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि ये इलेक्शन कमीशन ने भी खुद एक प्रेस रिलीज जारी की और वो ये कहती है कि जनाब कानून खामोश है कि एक पार्टी जो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही उसके उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं, तो क्या उनके उम्मीदवारों की एफिलिएशन को उस पार्टी के साथ गर्दाना जाएगा, समझा जाएगा, या फिर वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में उतरेंगे? मैं आपको बता दूं क्या होगा। जब इन्हें लगेगा ना कि यार उम्मीदवार जो हैं कोई और हुकूमत बना रहा है, तो एकदम से इलेक्शन कमीशन मैदान में आएगा। और अगर तहरीक इंसाफ के लोग ज़्यादा हुए और दूसरी तरफ से ये जो गदर है मच गया, उम्मीदवारों का दूसरी पार्टीज में जाने का मामला जो शुरू हो गया, तो यकीनन इलेक्शन कमीशन इस नुक्ते को उठाकर मैदान में आ जाएगा। पीटीआई के कुछ उम्मीदवार अगर कामयाबी के बाद पार्टी तब्दील करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती और वफादारी तब्दील करवाई गई। ये एक जनरल परसेप्शन है पाकिस्तान के अंदर और लोग ये समझते हैं, हर हल्के की यही आवाज़ है। अब व्यूअर्स, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। उस्मान डार, इसके साथ साथ
जो आपके इस्लामाबाद में बहुत सारे लोग जो हैं जिनकी वफादारियों को तब्दील करवाया गया, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जनरल सेक्रेटरी साहब असद उमर साहब पार्टी को छोड़कर चले गए, फवाद चौधरी साहब छोड़कर चले गए, बहुत सारे लोग छोड़कर चले गए, एक लंबी दास्तान है। तो वो बतौर दलील लोग पेश करते हैं कि अगर लोग गए तो उसकी एक बुनियादी वजह ये होगी। अब व्यूअर्स, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को इस हवाले से यानी इलेक्शन से पहले कोई किरदार अदा करना चाहिए था, लोग ये भी कहते हैं, लेकिन क्या वो ऐसा करेंगे? अभी तक ऐसा नहीं लग रहा। और लेवल प्लेइंग फील्ड उन्होंने जिस तरह उठाकर फेंक दी है वो पूरी कौम के सामने है। तनकीद करने वालों के खिलाफ यहाँ तक हुआ कि जी के एक GIT बना दी गई है और अतर मनीला साहब ने इसके बारे में क्या कहा वो भी कौम के सामने है। तो अब वो इकदामात जो जस्टिस काजी साहब ने किए वो कैसे इकदामात थे? कागजात मुस्तरद करने वाले लोग कौन थे? आरोज। और फिर जब उन्होंने मुस्तरद किए, अदालतों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें बुलाकर कहा कि तुम क्या कर रहे हो। और फिर ये वही लोग हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ MPO के तहत मुख्तलिफ जो है वो ऑर्डर्स जारी किए नज़रबंदी के। अब एक जो सबसे बड़ा मसला है ना इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का, क्योंकि बहुत सारे लोग ना इसमें चले गए। अब ये भी सवाल हमने लोगों के साथ शेयर किया और वहाँ से जो हमें सुनने को मिला और इस पर मेरी राय क्या है। व्यूअर्स, अगर आप इन लोगों की निजी जो गुफ्तगू है ना उसको सुने तो वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं जी कि हमारी बात ऊपर हो गई है। अब ये जुमला इतना आम हो गया है, मैं हैरान रह गया तरीन साहब की गुफ्तगू सुनकर। और वो ये कहते हैं कि हम इक़्तिदार में आकर वो काम करेंगे जिसके ऊपर सब हैरान रह जाएंगे। भाई वाकई हम हैरान हैं। आपकी मरकज़ के अंदर प्रेजेंस नहीं है तो आप पाकिस्तान के हालात को कैसे ठीक कर सकते हैं? आप 2, 4, 5 इलेक्टेबल्स की सीट्स तो नाम कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान को आगे कैसे लेकर जाना है ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब जो है ना वो आपके पास नहीं है। अच्छा, अब जो बात ये हो रही है इसके हवाले से कि पंजाब में, तो ये कहते हैं जी कि हमारी ऊपर बात हो गई और वज़ीर आला पंजाब हमारा होगा, लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब ये तस्लीम करेंगे? इस वक्त जो वज़ारत आला की दौड़ में लोग जो शामिल हैं उसमें हमज़ा हैं जी, मरीम नवाज़ है और फिर शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया जा रहा है। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अगर पंजाब के अंदर सीट अपनी वजारत की किसी और को दे देती है तो फिर क्या होगा? क्योंकि माजी में ये होता रहा है। खान साहब तो ब्लैकमेल हो गए हालात के हाथों, उन्हें परवेज़ इलाही साहब को कुर्सी देना पड़ी और फिर मुनस इलाही, परवेज़ इलाही वो गाड़ी यहाँ बनी गाला में दाखिल हुई, वो पूरी कौम ने मंजर देखा था। वो तो मजबूरी थी, ठीक है ना जी, ब्लैकमेल हो गए। लेकिन उससे पहले क्या हुआ? उस्मान बुज़दार साहब, फौज कहती रही कि इसको बदलो बदलो बदलो। अब वो ठीक कह रही थी, गलत कह रही थी, ये एक अलग बहस है। और उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी क्या थी ये भी एक अलग बहस है। लेकिन फौज चाहती थी कि पंजाब के अंदर उनकी मर्जी का बंदा आए। तरीन को लाना चाहते थे, अलीम को लाना चाहते थे या फिर किसी और को, लेकिन दोनों नहीं आए। तो अब क्या फौज नहीं चाहेगी कि पंजाब जो है उनकी मर्जी के बंदे को दिया जाए? बिल्कुल ये चाहेगी। और इसी बुनियाद के ऊपर IPP यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लोग कहेंगे जी साड़ी गल उत्ते हो गई है। लेकिन नवाज शरीफ साहब क्या इनकार करेंगे? अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर भाई आपके साथ क्या कुछ होगा वो तो खैर आवाम ने भी कर देना है, हालात ने भी आपके साथ कर देना है। और फिर वो फोर्स जो इस वक्त आपके साथ खड़ी है वो फोर्स आपके साथ क्या करेगी? एक पॉलिटिकल फोर्स तो नहीं है, लेकिन वो फोर्स ऐसी है जो पूरे निज़ाम को कंट्रोल कर रही है। तो वो आपके साथ क्या करेगी आपको ये मालूम ही नहीं है। अब नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे इसके ऊपर भी रावी जो है वो खामोश है और सोचा जा रहा है, तदबीरें लड़ाई जा रही हैं कि पंजाब जो है वो किसका होगा। क्योंकि मरकज़ में बैठकर पंजाब की हुकूमत को टाटा बाय बाय करना और मरकज़ में बैठकर हुकूमत चलाना ये इतना आसान नहीं होता। क्योंकि एक तो बड़ा सूबा आपके हाथ से चला जाएगा, फिर दूसरा ये है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबाई मामलात जो है ना वो वफाक से अलग हो जाते हैं और फिर सूबों में हुकूमतें जो हैं वो वफाक से डिमांड्स करती हैं। और फिर साहब आपको ये भी खबर दे दें कि नून लीग को 51 पंक्चर्स कैसे लगे हैं। 3 बड़ी वजूहात हैं जी। नून लीग ने पंजाब की 11 और कौमी असम्बली की 7 नशिस्तों पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और सिंध की बाज़ नशिस्तों पर MQM के साथ ना सीट एडजस्टमेंट के बायस अपने वहाँ पर उम्मीदवार खड़े नहीं किए या फिर इनको उम्मीदवार मिले नहीं हैं। नून लीग के पास इन 51 में से अक्सर कौमी असम्बली के हलकों में से सिरे से ही उम्मीदवार मौजूद नहीं थे। ख़ास तौर पर अगर जनूबी पंजाब जिसकी बात की जाए, इसके जी टोटल 44 कंस्टिट्यूंसीज हैं, सीट्स हैं। कोशिश बहुत की इन लोगों ने, लेकिन यहाँ पर उम्मीदवार ये खड़े नहीं कर सके, जिसकी एक बड़ी वजह मिसाल आपके सामने ये भी रख देता हूँ कि NA 149 मुल्तान, जहाँ नून लीग ने तरले मिनते करके जहांगीर तरीन को टिकट दिया है,
जबकि मुल्तान जहांगीर तरीन का आबाई हल्का नहीं है और वो लोधरा पर अपनी आबाई नशिस्त पर बतौर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उम्मीदवार नून लीग के सदीक बलोच का मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि नून लीग लोधरा में तरीन के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं कर सकी। तीसरी वजह, नून लीग में टिकटों के मामले पर अंदरूनी बहुत ज़्यादा लड़ाई जो है वो हो रही है और अभी तक ये लड़ाई जारी है। आखिरी वक्त तक जमात बाज़ हलकों पर उम्मीदवारों के झगड़ों की वजह से टिकट फाइनल नहीं कर सकी और इन नशिस्तों को ओपन छोड़ दिया गया है। नून लीग में 51 पंक्चर्स। नवाज शरीफ साहब इन पंक्चर्स के हवाले से क्या कहते हैं, और सबसे अहम और दिलचस्प बात यह है कि नून लीग वो वाहिद जमात है जिसने हर रीजन के हिसाब से इंतखाबी उम्मीदवारों के तफसीली इंटरव्यू किए और मियाँ साहब ने इस ज़िम्न में 16 से ज़ायद पार्लिमानी बोर्ड इजलासों की सदारत की है। अगर मियाँ साहब ने 21 अक्टूबर को अपनी वतन वापसी के बाद सिर्फ यही काम किया तो क्यों उनकी जमात को 51 पंक्चर्स लग गई? ये सवाल है और जवाब नून लीग की उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल होने के बाद खड़ा हो गया है। नून लीग की कमज़ोर जलसे और हिकमत अमली, मियाँ साहब की गैर हाजिरी 51 पंक्चर्स की एक दास्तान जो है वो सुना रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मज़ा लेने वाली ये नून लीग है जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की मोहताज है और इसके बावजूद ही अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो पा रही। नून लीग वोटर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और दीगर के साथ जो है सीट एडजस्टमेंट को सपोर्ट जो है वो नहीं करेगा, क्योंकि नून लीग का जो वोटर है वो ये समझता है कि उसका वोट सिर्फ नवाज शरीफ का है और वो क्यों दीगर जमातों के साथ जाकर खड़ा हो। और इसका आपसे सबसे बड़ा जो सबूत ये है कि जुलाई 2022 में पंजाब की जी कुल 20 नशिस्तों पर जो ज़िमनी इंतखाब होते हैं और 17 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुनहरिफ जो लोग हुए थे उनके खिलाफ एक तहरीक दम-ए-तमाद जो है वो पेश की, यानी इनको वोट नहीं दिया। और फिर लोटों को जो टिकट दिया गया आपके सामने है कि इन नशिस्तों के ऊपर लोग कामयाब नहीं हुए। राना सनाउल्लाह ने यह भी तस्लीम किया था कि हमारे वोटर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को बतौर लीगी उम्मीदवार तस्लीम नहीं किया। अब भी इन हलकों में नून लीग के साथ यही कुछ होगा और नून लीग इन 51 पंक्चर से क्या रिवाइव कर पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज मैं हमजा को सुन रहा था तो आज भी उसकी तकरीर में घड़ी थी, और ये जो घड़ी आप घड़ी की बात करते हैं ना, तो खुदा के लिए पाकिस्तान की आवाम को कोई रोड मैप दें, अपनी कुर्सी का रोड मैप मत बताया करें, बल्कि पाकिस्तान के हालात किस तरह ठीक हो सकते हैं इसके रोड मैप की बात करें। बहुत दिनों के बाद हमजा शहबाज का पाकिस्तान की आवाम ने दीदार किया और जिस तरह से इनका बयानिया और जो ये बातें कर रहे हैं ये शायद अपनी हल्के की सीट भी जीत जाएं। लेकिन व्यूअर्स, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है डिज़र्व नहीं करता कि हाउस ऑफ शरीफ के बच्चे पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर कब्ज़ा ग्रुपों की तरह हमेशा बैठे रहे। इसका फ़ैसला आप लोगों ने करना है। आज 51 सीटों पर इनको लोग नहीं मिले, वो दिन भी आएगा जब इन्हें किसी सीट के ऊपर कोई जो उम्मीदवार है वो नहीं मिलेगा, और ये फ़ैसला भी पाकिस्तान की आवाम ने करना है। और ये फ़ैसला अब आपके पास है कि क्या आप इन्हें कबूल करेंगे या फिर इनकी नशिस्तें जहाँ से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ पर इनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी, ये भी फ़ैसला आपने करना है। अच्छा व्यूअर्स, एक ख़बर मैं आपको पिछले 2 रोज़ से इस पर अपडेट कर रहा हूँ। आज़म खान के हवाले से उनका 161 का बयान, फिर 164 का बयान, और इस बयान को किस तरह मजिस्ट्रेट के सामने जो उन्होंने दिया और फिर ये हल्फ पर नहीं था, इसका जिक्र उन्होंने खुद किया, और अदालत के अंदर जब कुरान के ऊपर उन्होंने हाथ रखा तो फिर वो सच बोलने लगे। ये कुरान की बरक़ात हैं। और अब बताया जा रहा है कि आज़म खान साहब का ये जो बयान है इसने एक उम्मीद की किरण जो है वो पैदा कर दी है खान साहब के लिए, और साइफर केस पूरे का पूरा जो है ना वो ख़त्म हो गया, ज़मीन बोस हो गया, और अब इस केस के अंदर कोई जान नहीं रही। आपने इसके बावजूद जो है वो खेलना है, खेल लें, 8 दिन 10 दिन 8 हफ्ते 1 साल 1.5 साल आप खेल सकेंगे, लेकिन इस केस ने अब अपनी तबई मौत जो है ना वो खुद मर जाना है। व्यूअर्स, हो क्या रहा है, इस जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं ये बयान है असल में आज़म खान का, और इन्होंने जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन जो स्पेशल जज हैं स्पेशल कोर्ट के, इनके सामने ये बयान जो है अपना कलम बंद करवाया, और अब इसकी कॉपी जो है वो सामने आ गई। अगर इस कॉपी को आप देखें तो ऊपर द स्टेटमेंट ऑफ आज़म खान प्रेजेंटेड OSD एट द एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इस्लामाबाद ऑन ओथ 18/1/2024 की इसके ऊपर तारीख है, और फिर उसके ऊपर दस्तखत भी हैं जिसमें लिखा गया। अच्छा, अब इसमें ना लफ्ज़ है ही गॉट एक्साइटेड, ठीक है जी, US officials have blundered by saying what they said in the said cipher message.
वो तमाम बातें जो इमरान खान पहले दिन से कर रहे हैं, इसमें एक एक चीज़ जो है उसका हवाला दिया गया। बीइंग अ डिकोडेड डॉक्यूमेंट, इट्स स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स कैन नॉट बी डिस्क्लोज टू द पब्लिक। मैंने कहा कि ये आप आवाम के सामने नहीं रख सकते। इस पर बनिंगाला में इजलास बुलाया गया, ये भी लिखा गया। फिर इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि इफ आई रिकॉल करेक्टली वन ऑफ द डिसीजन वाज टू इशू अ डीमार्श टू द कंसर्न कंट्री फॉर द इंटरफेरेंस। डीमार्श करने की खान साहब भी बात करते रहे। तो अब इस केस को अगर मैं ये कहूँ कि अपनी मंतकी तबई मौत जो है और मंतकी अंजाम तक पहुंच चुका है, तो व्यूअर्स गलत नहीं होगा। और आज पाकिस्तान के अखबारों में ये लिखा गया, क्या लिखा गया कि साइफर केस में आजम खान के तब्दील बयान से इमरान खान के खिलाफ केस कमज़ोर पड़ने का खदशा है। बासी साहब, मसला पता है क्या है? जिन्होंने ये स्टोरी लिखी, ये खदशा नहीं है जी। आपको तो खुश होना चाहिए कि सच सामने आ गया और झूठ जो है उसका सर नीचा हुआ। आप ये क्यों कह रहे हैं कि खदशा है? इसका मतलब ये हुआ कि खदशात तो एक नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिविटी जो है वो झलक रही है इस तहरीर के साथ। आप खदशा कब कहते हैं कि यार ये अगर ये काम ना हुआ तो खदशा है कि ये बुरा हो जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान को सज़ा दिलवाना अच्छा था और अब सज़ा नहीं होगी, ये खदशा आपने जाहिर कर दिया। सहाफ़त करें सर, सहाफ़त में जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और वो अनफॉर्चुनेटली हमें नज़र नहीं आ रही। ये खदशा किसी और का होगा, जिन्होंने ये केस बनाया, चलाया, बिठाया, उठाया, लोगों को गिराया, ये उनका खदशा हो सकता है। ये आपका बीइंग अ जर्नलिस्ट खदशा नहीं हो सकता। मैं मुझसे रहा नहीं गया ये बात, इसको कहने के सिवा मेरे पास कोई डिफेंस मौजूद नहीं है कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस पर उन्होंने खदशात का इजहार कर दिया है। अब इमरान खान, पाकिस्तान के कौम को और उन लोगों को तो खुशी मनानी चाहिए कि जब झूठ बोला जाता है तो फिर आपको उसको छुपाने के लिए हज़ार झूठ बोलने पड़ते हैं। और फिर देखें, अब्बासी साहब क्योंकि बहुत ज़्यादा मजहबी इंसान हैं और मैं उनके बारे में बहुत सारी गुफ्तगू जो है ऑफ द रिकॉर्ड सुनता रहता हूँ और वो जो बात करते हैं मज़हब से काफ़ी आपको एक लगाव भी है और वो यकीनन आपकी पर्सनैलिटी में झलकता भी है। तो फिर कुरान की बरक़ात हैं, आप ये भी मान लें, क्योंकि कुरान पर जब आप हाथ रख कर हल्फ लेते हैं ना, तो फिर कुरान तो फिर अपना असर जो है वो ज़रूर दिखाएगा। और जो बयानात उठा कर ले लिए जाते हैं तो वो अंडर ओथ नहीं थे, तो वहाँ पर दस्तखत कहा कर दो, उन्होंने कर दिए, उन्होंने लिखा अपने इसके अंदर। तो आज उन्होंने बता दिया है वो तमाम बातें। इसीलिए इमरान खान ने जो थपकी दी है आज़म खान को, इसकी हकीकत भी कौम के सामने आ गई। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।